हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम पिछले एक वीक यानी कि 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स थे उनको आज हम अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। देखो, मोस्टली वैसे तो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर ही लेते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, बट यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं जहां पे ना थोड़ा इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन भी हम यहाँ पे साथ में रिवाइज करेंगे, प्लस एट द सेम टाइम लेक्चर के एंड में थोड़े हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे एंड साथ ही साथ मेंस का एक क्वेश्चन भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा इकोनॉमी को अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू इस पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ साथ और भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है यूपीएससी के रिगार्डिंग वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है आरबीआई के बारे में। देखो, आरबीआई के बारे में आप सब लोग जानते हैं, हमारा सेंट्रल बैंक है, नो डाउट अबाउट इट। पर पिछले कुछ समय में हमें ये बात नोटिस करने को मिली है कि जो हमारा सोना जो पड़ा हुआ है ना बाकी और कंट्रीज के अंदर, स्पेशली अगर मैं बात करूं जो इंग्लैंड का बैंक है वहां पे, एंड साथ ही साथ जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, राइट, यहाँ दो से ना हमने काफ़ी सारा सोना पिछले 2-2.5 साल के अंदर काफ़ी सारा सोना हम वापस लेके आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, पहली बात तो ये आएगी कि वहां पे हमारा सोना पड़ा क्यों हुआ है, एंड दूसरी बात हम वहां से वापस क्यों ला रहे हैं। देखो, आप लोगों को जानते होंगे कि 1991 के अंदर जब हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, राइट, उस समय सिचुएशन काफी ज्यादा खराब थी। जब ये फॉरेक्स क्राइसिस आया तो भारत ने क्या किया, भारत के कुछ जो गोल्ड रिजर्व थे ना हमने उनको प्लेज कर दिया। किसके पास प्लेज कर दिया? बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, ताकि हमें एक लोन मिल पाए, क्योंकि उस समय जरूरत थी। नहीं होता तो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हमारे सामने ही था। तो हमें उस समय 1991 के अंदर हमें ये इशू की वजह से गोल्ड प्लेज करना पड़ा, ठीक है। पर एक बार हम इस क्राइसिस से बाहर आ गए, हमने सारा का सारा लोन रीपे भी कर दिया। फिर आरबीआई ने सोचा कि चलो ठीक है यार, वहां पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे रखे रहते हैं, और अचानक से इतना गोल्ड वापस लाना भी मुश्किल था। तो हमने लॉजिस्टिकल बेनिफिट्स की वजह से ना वो गोल्ड वहीं पर रहने दिया, ठीक है। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे, अगर हमारा जो गोल्ड है वहां पे पड़ा हुआ है उसको हम ट्रेडिंग के लिए, स्वैप्स के लिए, कुछ रिटर्न्स वगैरह अर्न करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आप नोटिस करो, इससे फर्क नहीं पड़ता गोल्ड यहाँ पर है वहां पर है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं एक दो चीजें बताऊंगा जहां पे फर्क पड़ता है, बट मेजरली आप नोटिस करो, ये तो बात बस इतनी है कि आप चीज को स्टोर कहाँ पे कर रहे हो। क्या आप स्टोर इंडिया में कर रहे हो या किसी और देश के अंदर? तो इसका कोई इंपैक्ट आपकी जीडीपी, टैक्स कलेक्शन, आरबीआई की बैलेंस शीट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस स्टोरेज की लोकेशन ही तो चेंज हुई है ना। ना ही कोई जीएसटी इंप्लीकेशन, ना ही कोई कस्टम इंप्लीकेशन है। आप सोचेंगे फिर सर वापस बुला क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन कि हम इतना गोल्ड वापस लिए जा रहे हैं? देखो, 2-3 कारण मैं आपको बताता हूँ। पहला जो कारण है ना वो है आपका कॉस्ट एफिशिएंसी का। अब इन बैंकों के अंदर, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, वहां पर अपने अपना सोना रखा हुआ है। तो वहां पर ना उस सोने की सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ कस्टडी के लिए हमें उनको कुछ फीस पे करनी पड़ती है। अगर ये सोना इंडिया में रहेगा तो हमें वो जो चार्जेस वगैरह लगते हैं वो सारे के सारे हमें नहीं देने पड़ेंगे, है ना। तो ये एक पैसा थोड़ा सा बच सकता है। इसके अलावा डोमेस्टिक सिक्योरिटी, मतलब उसमें कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। अब हम काफ़ी अच्छे का स्टेबल है एंड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, तो हम आराम से अपने स्टोर रिजर्व्स को यहाँ पे इंडिया में स्टोर कर सकते हैं। एंड साथ साथ अगर हम बात करें, हम अपनी जो लिक्विडेशंस है उसको और डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। तो ये बातें तो वो हैं जो हमारा आरबीआई बता रहा है। ये जो तीनों रीजन मैंने आपके साथ डिस्कस किए ना, ये वो रीजन हैं जो आरबीआई ने बताए हैं कि दीज आर द रीजन व्हाई वी आर मूविंग बैक गोल्ड टू इंडिया। पर इसके अलावा ना कुछ रीजंस और भी हैं जो शायद पब्लिकली उतना नहीं दिखे, बट वो कारण हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आप लोगों ने नोटिस किया, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हमें देखने को मिला, बिल्कुल। चलो, अब तो नए प्रेसिडेंट जो है वो जो बाइडेन बनने जा रहे हैं, सॉरी अपना डोनाल्ड ट्रंप बनने जा रहे हैं। पर जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो आप जानते होंगे कि रशिया के ऊपर खूब सैंक्शंस लगाए गए। इवन आप यूएस से तो छोड़ो, उसके अलावा जो आपके और G7 कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, उन कंट्रीज ने भी बहुत सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए। सही बात है। अब जैसे इंडिया ने अपना सोना अलग अलग कंट्रीज में रखा हुआ है, जैसे हमने देखा बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, वहां पे हमारा सोना पड़ा हुआ है। इन अ सिमिलर मैनर रशिया का भी काफी सारा गोल्ड ऐसा था जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में था, ठीक है। और जब ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ ना, तो इन्होंने सैंक्शंस के साथ साथ ये जो रशिया का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास पड़ा हुआ था, इन्होंने इसको भी फ्रीज कर दिया। एंड एट द सेम टाइम यूक्रेन को भर भर के लोन भी दिया इन कंट्रीज ने, पैसा भी खूब इनको बांटा, राइट। एंड कहीं ना कहीं वहां पे ये रशिया के गोल्ड का ही इस्तेमाल किया गया। तो डू यू अंडरस्टैंड, जब हमने अपना गोल्ड किसी दूसरी कंट्री में रख रखा है तो हमारा गोल्ड ही, पर कल को ऐसा कुछ क्राइसिस आ जाए
तो कहीं ना कहीं इस कंट्री का गोल्ड वो फ्रीज कर देते हैं। ये बड़ा ही कंसर्निंग मुद्दा है। ऊपर से आप लोग ने और सुना होगा, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं वेनेजुला का, राइट। वेनेजुला कंट्री के बारे में आप लोग जानते होंगे। वेनेजुला में देखो दिक्कतें हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर जब पिछली बार जब चुनाव हुए तो ऐसा बोला गया कि प्रॉपर ढंग से चुनाव नहीं हुए, वहां डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। ऐसा दुनिया में एक पूरा एक मैसेज सा गया। कोई युद्ध नहीं हुआ, पर ऐसा मैसेज गया वहां पे कि डिक्टेटरशिप सी आ गई है। तो इंग्लैंड यहाँ पे खुश नहीं था उस चीज से, और इंग्लैंड ने पता क्या किया, इनके गोल्ड रिजर्व्स जो थे उनके पास पड़े हुए बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर, उनको फ्रीज कर दिया। तो यानी कि ना हमारा गोल्ड दूसरी कंट्री में पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भाई वो अपना गोल्ड समझ के बैठ गए हैं, जब मन करता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो जो हमने 1990 1990 1991 में हमने जो गोल्ड वहां पे रखा था, उनमें से कुछ हिस्सा हम यहाँ पे वापस ला चुके हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है लगभग 60% से भी जो गोल्ड है ना, ज्यादा जो इंडिया के मतलब रिजर्व हैं आरबीआई के, वो इंडिया में ही है आज के समय, विच इज अ गुड थिंग। समझे इस बात को? तो ये रीजंस हैं पीछे के, पर जो आरबीआई ने रीजंस बताए हैं मैंने वो भी आपको यहाँ पे शेयर कर दिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे आप नंबर्स देख पाओगे, ठीक है, लगभग 510 टन जो है ना गोल्ड, वो अब इंडिया में ही स्टोर्ड है, और आरबीआई के जो टोटल गोल्ड रिजर्व्स हैं वो 850 टन के आसपास देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 60% भारत के अंदर ही है। बाकी जो आपको मैंने बताया, ठीक है ना, 324 टन जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ है, एंड बाकी जो 20 टन है वो गोल्ड डिपॉजिट के फॉर्म के ऊपर हमारे पास है, राइट। बीआईएस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो बीआईएस आप जानते होंगे, आप लोग कई बार ना सुनते होंगे बेसल नॉर्म्स के बारे में, मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कशन करा है। ये दरअसल में बेसल क्या है, बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह है, वहीं पर आपको बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, उसी तरह से सेंट्रल बैंक्स का बैंक कौन है, ऐसा कह सकते हो आपकी, दैट इज बीआईएस। 1930 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसके आपको बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेंगे, पर और इसके बहुत सारे ऑफिस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको ओन कौन करता है, जो आपके 63 सेंट्रल बैंक्स है ना, वो इसको यहाँ पे ओन करते हैं, एंड दुनिया की लगभग 95% ग्लोबल जीडीपी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसको बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स भी कहा जाता है। तो आपस में कोऑर्डिनेशन करना, डायलॉग हो गया, आपस में चीजें शेयर करना, नॉलेज शेयरिंग होगा, इनोवेशन होगा, ये सारी चीजें आपस में ये मदद करता है। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे, राइट, आप यहाँ पे एक चीज जानते होंगे, जब मैं बात करता हूँ ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, एक तो हमारे इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स आ जाते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं ना, दूसरा आ गया हमारा गोल्ड, फिर हमारा जैसे आपका स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हो गया, एंड आपका जो आईएमएफ का होता है आरटीपी रिजर्व ट्रांस पोजीशन, राइट। ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इनमें अगर हम बात करें ना, तो फॉरेक्स रिजर्व हमारे इंक्रीज हुए हैं, आपने नोटिस किया होगा, $700 बिलियन क्रॉस किए हैं, ये हमने डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर। उसमें जो गोल्ड का कंट्रीब्यूशन है ना, वो भी अपने आप में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा, लगभग 9% से भी ज्यादा आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका गोल्ड का ही है। हालांकि सबसे मेजर कंपोनेंट तो डेफिनेटली आपके फॉरेन करेंसी एसेट्स ही हैं, पर दूसरे नंबर के ऊपर आपको गोल्ड देखने को मिल जाएगा, जिसका शेयर हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये कुछ पॉइंटर्स भी आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है इक्विटी इन्फ्यूजन इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2 मुद्दे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला तो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है क्या, एंड दूसरा ना हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, वो है आपका वेज एंड मीन्स एडवांस के बारे में। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके बारे में, अब आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखो एक चीज आप नोटिस करते हो, होता पता क्या है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के काफी सारे काम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोक्योरमेंट करना, है ना, जब भी हम बात करते हैं अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, उसको प्रोक्योर करना, ये इंश्योर करना कि हमारे किसानों तक एमएसपी पहुंचे, वो किसका काम है, वो एफसीआई का काम है। फिर बहुत सारा आपका जो होता है, आपका जो फूड ग्रेन है, उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे सरप्लस है और जहाँ पे डेफिसिट है, वहाँ पे बफर स्टॉक क्रिएट करना, ये भी आपके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे वेयर हाउसेस को मैनेज करना, साइलोस को मैनेज करना, राइट, स्टोरेज करना उनकी, साथ ही साथ उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। हमारी अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो गया, इनके माध्यम से जहां जहां पे सही जगह पे आपको हर चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, वो सारा काम भी एफसीआई देखता है। और साथ ही साथ जो भी फूड ग्रेन्स हैं, क्या वो प्रॉपर क्वालिटी के हैं या नहीं है, वो क्वालिटी का कंट्रोल करना भी एफसीआई की लेबोरेटरीज के अंदर ही देखने को मिलता है। तो दरअसल में ना एफसीआई को हमने एक एक्ट के माध्यम से बनाया था, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964, एंड इसका पर्पस क्या है, पर्पस यही है कि किस तरह से हम जो फूड सिक्योरिटी है आपकी मेंटेन कर पाए, राइट। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एफसीआई का काम बन जाता है, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं मिनिस्ट्री की, तो आप लोग जानते होंगे एफसीआई आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। सही बात है। अब यहाँ पे दिक्कत पता क्या है, एफसीआई के अंदर बहुत सारे हमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ना पैसा जो है, जो इक्विटी है,
वो इन्फ्यूज करी जा रही है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए अंदर, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए एंड सारी चीजें हो पाए। ठीक है, ये बात तो चलो हमें एफसीआई के बारे में समझ आ गई। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बोली कि यहाँ पे वेज और मीन्स एडवांस को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया। मैं थोड़ा सा आपको ना डिस्कस करता हूँ कि आखिर ये मुद्दा है क्या। ध्यान से समझना इस मुद्दे को। एक्चुअल में क्या है ना, हमारे यहाँ पे फाइनेंसेस जो हमारे एंट्रीज कर सकती हैं, वो हमारे यहाँ पे कैसे डिफाइंड है, वो डिफाइंड है एफआरबीएम एक्ट के थ्रू, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आप जानते होंगे। इसके माध्यम से ये बताया गया है कि आपको अपने फाइनेंसेस में इंश्योर ये करना है कि आपका जो फिजिकल डेफिसिट हो वो 3% ऑफ जीडीपी से ज्यादा ना हो, है ना। हालांकि हमने उस टारगेट को अचीव नहीं किया है, एक बार ही किया है अभी तक तो, बट हमारी कोशिश है इस चीज को लाने की। हर बार इसके क्लॉज हम यूज करते हैं, बट और सेम चीज हम स्टेट्स के लिए भी बात करते हैं कि आपका जो खर्चा होना चाहिए, जो आपका घाटा होना चाहिए, वो 3% ऑफ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम होना चाहिए। ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर हमारा जो इनकम है वो कम है और हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है, उस केस में हमारा जो बजट होता है वो एक डेफिसिट बजट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। अब ये जो आपके टारगेट्स दिए हुए ना, ये तो हमें साल भर में अचीव करने हैं, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये टारगेट अचीव करना है। पर कई बार पता क्या होता है, कई बार हमारे सामने कुछ ना कुछ आपके टेम्परेरी मिसमैच हो जाते हैं। ये वर्ड ध्यान में सुनना, क्या है वर्ड, टेम्परेरी मिसमैच। टेम्परेरी मिसमैच का मतलब क्या है, देखो टेम्परेरी मिसमैच का मीनिंग ये है कि कई बार ना हो सकता है कुछ महीनों के लिए सरकार के पास जो उनकी सरकार को इनकम आ रही है एंड सरकार का जो खर्चा है वो ऊपर नीचे हो जाए। आप पूछोगे ऐसे कैसे, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप लोग देखते हो कि सरकार का एक इनकम का सोर्स क्या है, एक सरकार का इनकम का सोर्स है जीएसटी। ऑन द अदर हैंड एक्सपेंस तो सरकार को हर महीने करना ही करना पड़ेगा, है ना। सरकार को खर्चा तो करना ही पड़ेगा, चाहे उसके एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं, पेंशन है, वो तो सब चीजें देनी पड़ेंगी। अब कई महीनों में सरकार की इनकम ज्यादा हो जाती है, जैसे हम देखते हैं किसी महीने सरकार का जीएसटी अच्छा खासा है, किसी महीने थोड़ा कम हो गया, किसी महीने खर्चा मतलब एज इन की लोगों ने स्पेंड नहीं किया तो सरकार के पास जीएसटी कलेक्शन कम हो गया। तो कई बार क्या होता है ना, ड्यूरिंग द ईयर इनकम और एक्सपेंसेस में एक टेम्परेरी बेसिस के ऊपर मिसमैच आता है। ये वर्ड ध्यान से सुनो, क्या है वर्ड, टेम्परेरी मिसमैच। ठीक है, अब जब ये टेम्परेरी मिसमैच आ गया तो क्या हम उस किस्से में कुछ चीज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अरे भाई हम जा सकते हैं आरबीआई के पास। किस पर्पस के लिए? ये जो टेम्परेरी मिसमैच था ना, इसको खत्म करने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है, अब यहां पर ना अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कैसे आप जो मिसमैचेस हैं उनको मैनेज कर पाएं। एक तो देखो चीज होती है, आप लोगों ने सुना होगा स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। ये जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी है ना, ये आपकी स्टेट्स के लिए होती है, बाकियों के लिए नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं होती। ये स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी किसके लिए है? स्टेट्स के लिए। इसमें पता क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के अंदर आपकी कोई स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास हो सकता है कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रही हमारी स्टेट, इसके पास ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हुई है। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बोरो करना था, उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर रखी है। अब स्टेट उस केस में क्या कर सकता है, स्टेट उस केस में ना अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज कर सकता है आरबीआई के पास एंड बदले में उसको लोन मिल जाएगा। ये होता है आपका स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी जो स्टेट्स के लिए होती है। ठीक है, पर हमारा मेजर मुद्दा वो नहीं है। हमारा मेजर मुद्दा क्या है? हमारा मेजर मुद्दा है क्या? अपना WMA को समझना, वेज एंड मीन्स एडवांस को समझना। अब इसमें क्या हुआ, WMA के अंदर वेज एंड मीन्स एडवांसेस के माध्यम से क्या होगा ना, आपको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट को भी अगर इस तरह से कोई टेम्परेरी मिसमैच आ जाता है तो आप यहां पर बोरो कर सकते हो। किस मैकेनिज्म से? WMA के मैकेनिज्म से। तो एक तरह से आपका जो रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो गड़बड़ आई, जो कुछ समय के लिए टेम्परेरी मिसमैच आया, उसको मैनेज करने के लिए जो टेक्निक है, जो तरीका है हमारे पास, उसको बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस। अब आप पूछेंगे सर ये तो पैसा उधार पे लेने वाली बात हुई। बिल्कुल, जब पैसा उधार पे लिया जाता है कुछ इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो दरअसल में ना वेज एंड मीन्स एडवांस के अंदर होता क्या है, जो पैसा मिलेगा वो आपका रेपो रेट के बेसिस के ऊपर मिलेगा। ये होता है WMA। और अगर मान लो आपने WMA को भी इस्तेमाल कर लिया, फिर आपके पास क्या है तरीका है, देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट तब आप इस्तेमाल करते हो जब वेज एंड मीन्स एडवांस का जो कोटा है वो खत्म हो जाता है एंड ये रेपो से भी ज्यादा होता है। हो सकता है 1%, 2%, 3%, रेपो प्लस समथिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टेट्स की कोशिश होती है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के माध्यम से, फिर आपका WMA हो गया, फिर आपका ओवरड्राफ्ट हो गया। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसको अगर हम पढ़ने की कोशिश करें ना, तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, पहली बात तो क्या है, ये क्या है, दीज आर शॉर्ट टर्म लोन्स। मैंने जो बात करना था ना टेम्परेरी मिसमैच की, कि टेम्परेरी बजट डेफिसिट आ गया, उसको टैकल करने के लिए जब इस तरह से लोन लिया जाता है आरबीआई के द्वारा, किसको दिया जाता है लोन? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट या यूटी गवर्नमेंट्स को भी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
ताकि इस तरह से अपने टेम्परेरी बजट डेफिसिट को पूरा कर पाएं। ठीक है, तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का हिस्सा है। और जैसा कि बता रहे थे, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, तो यहाँ पे जो रीपेमेंट करनी होगी वो विद इन 3 मंथ्स आपको करनी पड़ेगी। एंड ये इशू होता है आपका रेपो रेट के ऊपर। अगर जो मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है ना, अगर आपको बस उतना ही पता है, उतने से ही आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए वेज एंड मीज एडवांसेस के ऊपर। ये जो स्कीम थी, ये 1997 के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी, जो एड हॉक ट्रेजरी बिल्स हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस करते हुए, राइट, ताकि इस तरह से इस चीज़ को मैनेज कर पाएं। बाकी आरबीआई एक्ट के अंतर्गत ये जो स्कीम है उसके माध्यम से ही इसको इंप्लीमेंट यहाँ पे किया जाता है। साथ ही साथ हम बात करें, इसकी जो लिमिट होगी वो यहाँ पे डिसाइड करती है सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर, एंड इसको पीरियोडिकली रिवाइज किया जाता है। कुछ महीने पहले ना जो वेज एंड मीज एडवांसेस की लिमिट थी उसको स्टेट्स के लिए यहाँ पे इंक्रीज किया गया था, तो पीरियोडिकली इस तरह से इसको रिवाइज किया जाता है। 2 तरह के होते हैं डब्ल्यूएमए स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, एक हो गया आपका नॉर्मल वेज एंड मीज एडवांसेस और दूसरा हो गया स्पेशल वेज एंड मीज एडवांसेस। ठीक है, ये स्पेशल वाला वही चीज है जो मैं आपको बात कर रहा था, एसडीएफ, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, जो मैंने बात करी ना, उसी को बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल होगा? सबसे पहले इस्तेमाल होगा स्पेशल डब्ल्यूएमए। और जो स्पेशल डब्ल्यूएमए है ये रेपो से 1 कम होता है। मैंने बताया ना, पहले क्या हुआ, आपने एसडीएफ का इस्तेमाल किया। एसडीएफ के अंदर क्या कर रहे थे, आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रख रहे थे, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में आपकी कम इंटरेस्ट लगेगा, तो रेपो -1 लगता है। फिर आपका जो नॉर्मल डब्ल्यूएमए है, हमने उसको इस्तेमाल किया, यहाँ पर आपका रेपो रेट लगेगा। अगर ये भी सब खत्म हो गया, फिर आ जाता है हमारा ओवरड्राफ्ट। ठीक है, या फिर आपने अमाउंट रिटर्न नहीं करा, उस समय आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो रेपो से ज्यादा लगेगा। ये कुछ पॉइंटर्स थे, पहले एसडीएफ, फिर डब्ल्यूएमए, फिर आपका ओवरड्राफ्ट। ये सारी चीजों का अंतर आपको पता होना चाहिए था। तो ये पॉइंट्स हमें अगर पता है तो डेफिनेटली अगर यूपीएससी हमसे प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछती है, हम आराम से उसको टैकल कर ले जाएंगे। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। 2 एमसीक्यूज मैं आपके लिए आज लाया हूं। ठीक है, पहला आपका एमसीक्यू है विद रिगार्ड्स टू ई श्रम पोर्टल। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है, बार बार न्यूज में रहता है, तो आप बता सकते हो कॉमेंट्स के अंदर इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कल मैंने आपको, सॉरी कल नहीं, लास्ट वीक ही मैंने आपसे, नहीं, ये आज का भी दूसरा होमवर्क है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 रिगार्डिंग नाफेड। दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। लास्ट वीक मैंने आपसे होमवर्क दिया था, एक्चुअली एफआरबीएम एक्ट आज भी हमने पढ़ा। आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर ये बात कह रहा है कि 2026-27 से फिस्कल डेफिसिट टारगेट को 5% जीडीपी यहाँ पे रखा गया है। क्या ये बात सही है? अरे नहीं भाई, मैंने अभी तो बताया आप लोगों को, राइट। यहाँ पर 2026-27 की हम बात क्या कर रहे हैं, जो फिस्कल डेफिसिट है ना, वो फिक्स टारगेट के साथ नहीं रहेगा, बल्कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि डेट टू जीडीपी रेशो हम यहाँ पे इसको कम करें। और मेजर तो हमारा अभी तक तो वैसे वही रहा था कि 3% हमें रखना पड़ेगा, है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो अपने आप में यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। बात 230 स्टेटमेंट करें कि इंडिया की डेट टू जीडीपी रेशो स्टेडली इंक्रीज हुई है लास्ट 5 ईयर। देखो, जब भी आपको ये वर्ड आए स्टेडली, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ा करो। स्टेडली मतलब कि लगातार ऐसा हुआ है नहीं, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हुई हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट आपका इंटरेक्ट है। बाकी अगर हम बात करें जो हमारा एफआरबीएम एक्ट जब से आया, क्या तब से कभी हमने टारगेट अचीव किया है? द आंसर इज यस। हमने एक ही बार यहाँ पे टारगेट अचीव किया था, बट अदरवाइज बाकी जगह पे हमने नहीं किया। तो पहला आपका करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट थे, तो 1 ओनली विल बी द राइट आंसर। एक मैंने आपको और होमवर्क दिया था, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू एसआरओ। एसआरओ क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था होती है जिसके पास पावर होती है कि वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को, रेगुलेशंस को खुद सेट कर पाए। अंडरस्टूड? तो स्टैंडर्ड्स हो गया, ये सब चीजें सेट करना उनकी जिम्मेदारी रहती है। अगर दोस्तों बात करें आरबीआई की, आईआरडीएआई की, सेबी की, तो ये तो सरकारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ये थोड़ी एसआरओ हैं। पर अगर मैं बात करता हूँ एएससीआई की, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो ये अपने आप में एसआरओ है। क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, उनको ओवरसी करने का काम किसका है? वो आपका एएससीआई का ही है। ये एक अपने आप में इंडिपेंडेंट और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगी, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो फेयर हैं, वो ऑनेस्ट हैं, एंड इस कोड के साथ वो एप्लीकेबल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब बात करें दोस्तों मेंस क्वेश्चन की, तो आज आपका होमवर्क रहेगा केयर इकोनॉमी एंड मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी में क्या अंतर है, एंड कैसे आप केयर इकोनॉमी को ला सकते हो मॉनेटाइज्ड इकोनॉमी के अंदर थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। साथ ही साथ लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर बताइए एंड क्या इश्यूज फेस करते हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी हम डिस्कस कर लेते हैं काफी डिटेल में। दोस्तों, एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा समझते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर होता क्या है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे एग्रीकल्चर के सेक्टर की, कुछ इसके जनरल सेक्टर के बेसिस के ऊपर क्या उसके इश्यूज हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, पहले वो समझेंगे ताकि एक ना बेसिक स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो जाए। फिर अकॉर्डिंगली एक एक टॉपिक करके उसको उठाते रहेंगे। जब दोस्तों पहली बात तो ना, जब हम ये वर्ड सुनते हैं एग्रीकल्चर का वर्ड, कई बार हमें लगता है कि एग्रीकल्चर का मतलब है फसल, क्रॉप्स के बारे में। ऑब्वियसली जब हम एग्रीकल्चर को
ये वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में शायद क्रॉप्स ही आती है, और ये गलत भी नहीं है। हमें खेत दिमाग में आते हैं, है ना, फसलें दिमाग में आती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जब हम बात करेंगे ना एग्रीकल्चर की, तो क्रॉप्स उसका एक मेजर कंपोनेंट है, पर सिर्फ क्रॉप्स ही उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बात करता हूं आपके लाइफ स्टॉक रेयरिंग की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है हमारे एग्रीकल्चर का ही। यानी कि पशुओं का, जो पशुपालन की बात मैं कर रहा हूं, वो भी आपका एग्रीकल्चर में ही आता है। अब होता क्या है ना कि कई बार एग्रीकल्चर के ऊपर सवाल आता है, हम सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स तक ही सीमित हो जाते हैं। पर ऐसा हमें नहीं होना, क्योंकि एग्रीकल्चर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर इवन आपका जो हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सब चीजें ग्रो करना भी आपके एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। एंड पशुपालन जो है ना, लाइफ स्टॉक रेयरिंग हो गया, ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप नोटिस करोगे कि हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो दूध के लिए निर्भर हैं, मतलब दूध सप्लाई करते हैं बाकी जगह को, तो वो भी आपके किसानी के अंदर ही आते हैं, वो भी आपके एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि अगर आप अपने आंसर को थोड़ा मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहते हो, वहां पर ये कंपोनेंट्स भी आपके आंसर में दिखने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये मत कहना कि एग्रीकल्चर में किसानों की आय हमें बढ़ानी है, उनकी इनकम बढ़ानी है, तो खेत के ऊपर तो एक कंपोनेंट है, पर उसके अलावा और कंपोनेंट्स भी आपको पता होने चाहिए। या फिर आप इसको ना अपने एग्जाम के अंदर भी ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हो कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो उसके अंदर क्रॉप्स भी आ गया आपका, एंड आपके कुछ एक अलाइड एक्टिविटीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। चलो ठीक है। अब एग्रीकल्चर की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो एग्रीकल्चर में डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्टेजेस होती हैं। देखो, कोई भी आपको प्रोसेस को समझना है ना, तो आपको उसका पूरा स्टेजेस को समझ लेना चाहिए, ताकि आप पूरा अंडरस्टैंड कर पाओ कि कहां कहां पे कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है। देखो, एक तो आपका है जो आपका प्रॉपर टाइम है ही है, एज एन की एक आपका जो प्रोडक्शन वाला प्रोसेस है। जैसे अगर मैं खेत की ही बात करूं, तो प्रॉपर जो प्रोडक्शन वाला प्रोसेस है, राइट। पर बहुत सारी चीजें इससे पहले भी हो जाती हैं, उसको हम बोल सकते हैं क्या, प्री प्रोडक्शन स्टेज। एंड उसके साथ ही साथ आपकी प्रोडक्शन के बाद भी काफी सारी स्टेजेस आएंगी, उसको हम कह देंगे पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज। अब एक जो गलती बच्चे करते हैं ना, कि जब भी कुछ किसानी के रिगार्डिंग या एग्रीकल्चर के बारे में कुछ लिखना होता है, हम लोग अक्सर इसी के ऊपर फोकस करते रहते हैं। पर आप नोटिस करो, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ गड़बड़ यहां पर भी हो, कुछ गड़बड़ यहां पर भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कई बार हम ये बात करते हैं कि लेट्स से कि इंडिया में काफी सारे लोगों को हंगर है, मतलब उन तक खाना नहीं पहुंच पाता। तो हो सकता है भाई कि उसकी जो दिक्कत है वो यहां पर ना हो सकता है हम अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहे हो, जो कि हम करते भी हैं। व्हीट राइस का हमारे यहाँ पे अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। दिक्कत हो सकता है पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर हो, कि हम उसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं कर पा रहे, हम उसका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहे। ये दिक्कतें आती भी हैं। हमारे पास प्रॉपर जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होनी चाहिए हर चीज के लिए, वो अवेलेबल नहीं है। प्लस एट द सेम टाइम एक जगह से दूसरी का सामान लेके जाना होता है, उसमें अच्छा खासा हमारा वेस्टेज हो जाता है। इसी तरह से प्रोडक्शन से पहले भी एक प्रोसेस होता है प्री प्रोडक्शन का, उससे पहले सारे इनपुट्स को गैदर करना। तो हो सकता है दिक्कतें यहां पर भी हो। तो अगर ना आपको कभी भी दिक्कत आए पॉइंट्स जनरेट करने के रिगार्डिंग, आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो कि यार वो चीज कहां से बन रही है, एंड क्या उसका कहां कहां से लास्ट कस्टमर तक पहुंच रही है, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज से लेके एंड कस्टमर तक पहुंचने के बीच में क्या क्या अलग अलग स्टेजेस हैं। अगर आपने वो इमेजिन कर लिया, तो आपको एग्रीकल्चर के पॉइंट्स निकालने के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हुई। अब दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं ना आपके एग्रीकल्चर की, तो आप जानते होंगे कि एग्रीकल्चर दरअसल में आपका स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक आपका स्टेट सब्जेक्ट बन जाता है। ये बात अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। पर कई बार कुछ बच्चों का डाउट आता है, सर अगर एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो कई बार केंद्र सरकार भी तो इसके ऊपर लॉज बना लेती है। वो कैसे बना लेती है? देखो, आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर आप स्टेट लिस्ट की एंट्री नंबर 14 पढ़ेंगे ना, उसके हिसाब से तो एग्रीकल्चर आपका क्या है, वो आपका एग्रीकल्चर आपका स्टेट सब्जेक्ट ही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। पर अगर आप अपने कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जाओगे एंड वहां पर आप अपनी एंट्री नंबर 33 पढ़ोगे ना, तो इस कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 के हिसाब से आपका जो मार्केटिंग वगैरह जैसी चीजें हो जाती है ना, जैसे आपका ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ठीक है ना, ये सब चीजें आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाती है। तो कई बार अगर सरकार, जो केंद्र सरकार है, कानून बनाती है, वो इसलिए बनाती है क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 33 ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, आपका प्रोडक्शन हो गया, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग चीजें कर सकती है। ऐसा यहाँ पर एंट्री नंबर 33 ऑफ यहाँ पे हमारा जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर यहाँ पे बताया गया है।
तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया एग्रीकल्चर के बारे में। अब हमें ना एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को समझ लेना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि क्या एक्चुअल में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है देश के लिए। देखो, आप एक चीज नोटिस करते हो कि देश के अंदर हमें पास क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हर तरह की सिक्योरिटी होती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, सब चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसी तरह से जरूरी है आपकी फूड सिक्योरिटी, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअल में आप नोटिस करोगे कि अगर मैं बात करता हूं आपके 1960s के आसपास की बात कर लेता हूं, तो आप जानते होंगे कि हम डिपेंडेंट थे यूएसए के ऊपर। यूएसए से वहां से वीट आता था, हालांकि बहुत खराब क्वालिटी का वीट था, तब जाके भारत को वीट मिलता था एंड अकॉर्डिंगली हम अपनी जो लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन है, उस तक हम यहाँ पे खाना पहुंचा पाते थे। तो अगर ये फूड सिक्योरिटी उस समय तो हमारे पास नहीं थी, एंड मान लो ऐसे टाइम के ऊपर हमारी किसी कंट्री के साथ जंग हो जाती है, किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ हम वॉर पे चले जाते हैं, उस केस में तो हमारे पास एक अच्छा खासा भंडार होना चाहिए ताकि इंश्योर किया जा पाए कि हमारे पास इनफ टाइम के लिए हमारे पास प्रॉपर फूड हो। तो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए आपका एग्रीकल्चर का अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो फूड सिक्योरिटी थी, ये देश में हमें आई एग्रीकल्चर की वजह से, जहां पर हमें ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला। हरित क्रांति जब आई, उसके बाद से हमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में हमने सेल्फ सफिशिएंसी प्राप्त करने की कोशिश करी। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, इससे पहले जो आपका यूएसए का पब्लिक लॉ 480 देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से यूएस से हम इंपोर्ट करवाया करते थे आपकी वीट को, वो चीज अब आज के समय हमें नहीं देखने को मिलती। अब हम अपने आप में एक काफी हद तक फूड सिक्योर नेशन बन चुके हैं। तो ये तो एक फायदा हुआ। और क्या इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है एग्रीकल्चर की? देखो, एग्रीकल्चर ना देश भर में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आपको देखने को मिल जाएगा। आज भी अगर हम बात करें तो लगभग 45% जो लोग हैं ना देश भर में, वो यहां पर इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर के ऊपर। यानी कि इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर सेक्टर, है ना। एम्प्लॉयमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा ये प्रोवाइड करता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अभी सिर्फ इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, जो इश्यूज हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, पर एक बार आप पहले इंपॉर्टेंस समझ लो, ठीक है। अब देखो यार, अगर ये रोजगार दे रहा है आपको, तो काफी हद तक आपकी जो गरीबी है, तो गरीबी को खत्म करने के लिए भी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, राइट। इसके अलावा अगर आप थोड़ा और ब्रॉडर लेवल पे सोचने की कोशिश करोगे ना, तो आप एक बात रियलाइज करोगे कि अगर मैं पिछले कई सालों की बात करूं, तो हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, राइट। एग्री एक्सपोर्ट्स हमारे, मतलब अगर नेट एग्रीकल्चर की बात करूं, तो आपको ये एक्सपोर्ट्स हमेशा हमें देखने को मिले हैं पिछले 30 सालों के अंदर। तो अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसके माध्यम से क्या होता है? इसके माध्यम से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फॉरेक्स होना चाहिए, वो हमारा यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को बढ़ जाता है। तो ये भी एक फायदा है। और क्या फायदे हो सकते हैं? देखो, आप ना यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, एक मैं आपको इकोनॉमी का पॉइंट बता रहा हूं, एक फूड सिक्योरिटी का पॉइंट बता रहा हूं, राइट। उसी तरह से और भी आप एग्जांपल सोच सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी अपने आप में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि आप जैसे बात कर रहे हो, जैसे लाइव स्टॉक वगैरह की बात कर रहे हो, तो लाइव स्टॉक में ना पशुओं का ध्यान रखना, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस पशुपालन के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। डेफिनेटली दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट कि महिलाओं को भी ये सशक्त करने का एक तरीका हमारे सामने बन जाता है। बाकी आप नोटिस करो, कई बार पता क्या होता है, कई बार जो लोग होते हैं उनको डिस्ट्रेस माइग्रेशन करना पड़ता है। क्यों? डिस्ट्रेस माइग्रेशन क्या होता है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है एंड आपको दूसरे शहर जाना ही पड़ेगा काम की तलाश के अंदर। पर अगर आपके एरिया के अंदर एग्रीकल्चर अच्छा अवेलेबल हो जाएगा, अगर एग्रीकल्चर की प्रॉपर फैसिलिटीज होंगी, तो आपको डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं फेस करना पड़ेगा। एंड यहां पर क्या होगा, आपकी जो रूरल इकोनॉमी है ना, उसको स्टिमुलेट करने के अंदर एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिंक हुए। इट हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग रूरल इकोनॉमी, राइट, रिड्यूसेस आपका जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन, राइट। इसके अलावा भी देखो बहुत सारे आपके पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो इसी एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। पर ये कुछ मेजर पॉइंटर्स थे जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, आपकी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है।
जैसे मान लो बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती हैं, आपके सिल्क के ऊपर, आपके कॉटन के ऊपर, वो कहाँ से आ रही हैं? वो एग्रीकल्चर से ही तो आ रही हैं। तो यानी कि ना इंडस्ट्रीज के अंदर भी, ठीक है, रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? वो एग्रीकल्चर से एक मैसिव लेवल के ऊपर आपको प्रोवाइड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इंडस्ट्रीज अच्छी चलेंगी, राइट, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्रीकल्चर अच्छे से ग्रो करे, ठीक है। एग्जांपल सिल्क हो गया, आपका कॉटन हो गया, ये सब चीजें। एंड आप एक बात नोटिस कर पा रहे हो कि जैसे मैं बात कर रहा हूं आपकी ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, ये अपने आप में बहुत हजारों लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ पे रोजगार देती हैं। तो वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है आपके एग्रीकल्चर के ऊपर। तो ये जो मैं बात कर रहा था ना आप लोगों के साथ कि रोजगार के अंदर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, पर इनडायरेक्ट तरह से भी ये अपने आप में बहुत सारे सेक्टर्स को यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपने एक ब्रॉडर लेवल पे समझने की कोशिश करी कि आखिर एग्रीकल्चर की क्या क्या इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये बातें सर समझ आई। क्या एग्रीकल्चर के अंदर हमें कुछ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं? आंसर इज यस। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया ही है यहाँ पे। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर मैं बात करूं ना तो काफी सारे इश्यूज भी हैं। किस तरह के इश्यूज? देखो, अगर मैं बात करूं ना आपके, एक मेजर इशू आप लोगों ने नोटिस किया होगा एग्रीकल्चर के अंदर कि जब मैं बात करता हूं ना जमीन की, लैंड, तो लैंड का जो साइज है वो अपने आप में एक बहुत ही मेजर कंसर्निंग चीज बन जाती है। आप पूछेंगे ये कैसे, लैंड का साइज कैसे कंसर्निंग चीज हो गया? एक्चुअल में क्या होता है ना, मान लो अगर कोई खेत छोटा है और वर्सेस एक खेत बहुत बड़ा है। अब इस छोटे से खेत के ऊपर एग्रीकल्चर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करना, ट्रैक्टर वगैरह यूज करना, या जो नए नए एडवांस मैकेनिज्म आ रहे हैं जिनको हम ई टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे भी, वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बड़ा सा खेत होगा तो आप भैया ड्रोन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रिसीजन फार्मिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। पर जो छोटे किसान होते हैं ना, जिनके पास जमीन ही लिमिटेड होती है, वहां पर ये सब चीजें दिक्कत दे जाती हैं। इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में ना जो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है, क्या मैंने बोला? एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो आपका 1.08 हेक्टेयर है, और ये नंबर अपने आप में बहुत कम हो जाता है। देखो, आप लोगों को ना अच्छा स्कोर लाने के लिए मेंस के अंदर आपको प्रॉपर डेटा देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको हर चीज के साथ डेटा देता जा रहा हूं ना कि यहाँ पे 45% था, ये पब्लिक लॉ 480 हो गया, इस तरह की कुछ कुछ जगह के ऊपर आपको वैल्यूडेशन यहाँ पे करनी ही पड़ेगी। तो ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं कि एवरेज लैंड होल्डिंग साइड आपका 1.08 हेक्टेयर देखने को मिलता है, ये है एज पर आपका एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से। ठीक है, जो 15-16 का सेंसस हुआ था, 2015-16 का, उसके हिसाब से हमें देखने को मिलता है कि भारत में एवरेज लैंड होल्डिंग साइज सिर्फ और सिर्फ आपका 1.08 हेक्टेयर है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो देश भर में 86%, लगभग 80%, जो 86% आपके जो फार्मर्स हैं, वो 86% आपके फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? छोटे किसान है बेसिकली, इनके पास जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से भी कम है, राइट। अगर ज्यादातर किसान, अगर आपके छोटे किसान हैं, उनका जमीन बहुत कम है, तो उस केस में ना एक टर्म होती है जिसको मैं बोलता हूं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बोलता हूं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको लेवरेज करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या मतलब सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का? अगर आप किसी चीज को बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रोड्यूस करते हो ना, तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो अपने आप में पर यूनिट पे बहुत कम हो जाती है। जैसे एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लो मुझे ये एक शर्ट बनानी है तो एक शर्ट बनाने का शायद मुझे 500 रुपया लगेगा, पर अगर मुझे शायद ये 1 लाख शर्ट्स बनानी है इसी तरह की सेम, तो शायद वो एक शर्ट आपकी 100 रुपये या उससे भी कम रुपए में बन जाएगी। होता क्या है कि जैसे जैसे आपका क्वांटिटी बढ़ती है ना, तो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट अपने आप में कम हो जाती है। सिमिलरली एग्रीकल्चर की बात करें, अगर आपको छोटी जगह पे खेती करनी है तो बहुत सारा चीज डालनी पड़ेगी, नो डाउट अबाउट इट, तो खर्चा ज्यादा आएगा। यहां पर एक बड़े लेवल के ऊपर आप डालोगे ना, तो खर्चा आपका, क्योंकि बहुत बड़ी जमीन है, तो पर यूनिट के ऊपर आपका खर्चा कम हो जाता है। तो छोटे जमीनों के ऊपर दिक्कत यही आती है कि इनपुट बहुत ज्यादा लग जाता है, आउटपुट उतना हमें नहीं देखने को मिलता। इंडिया में वन ऑफ द मेजर थिंग्स हैपेंस टू बी लैंड साइज। ठीक है, और क्या दिक्कतें हैं सर एग्रीकल्चर के अंदर इश्यूज इंडिया की मैं बात करूं? और आप यहां पे नोटिस करोगे कि भारत को ना
15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है, पर इसको फॉलो नहीं किया जाता। क्या मतलब है सर इस चीज का? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं बात करता हूं ना पंजाब की, तो पंजाब आप जानते होंगे यार, पंजाब में ना रिसोर्सेज हैं बट पानी की थोड़ी समस्या रहती है पंजाब के अंदर, और भी बहुत सारे इन टर्म्स ऑफ आपका क्लाइमेट एंड बाकी चीजें हैं। तो अगर मैं बात करूं ना, तो पंजाब में चावल को ग्रो करना, राइस को ग्रो करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी उतना अवेलेबल नहीं है। आप जानते हो चावल क्या है, राइस क्या है, एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है या वाटर गजलिंग क्रॉप भी आप उसको कह सकते हो। तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, पंजाब में वो सब अवेलेबल नहीं है, और भी कुछ एक फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम नोटिस करेंगे ना, तो पंजाब में चावल ग्रो करना मुश्किल है। पर अगर मैं बात करूं एक्चुअल में डेटा की, तो हमें पता लगेगा कि भारत में सबसे मतलब सबसे बड़ा नहीं, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो आपका प्रोड्यूसर है राइस का, वो और कोई नहीं आपका पंजाब है। पंजाब इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। तो आप नोटिस कर पा रहे हो, पंजाब में कुछ एक और चीजें ग्रो हो सकती थी जो कि उसके एग्रोक्लाइमेटिक जोनेशन के हिसाब से सही होती, पर हमने उसको फॉलो नहीं किया। समझ रहे हो, भारत भर में अलग अलग तरह के आपको एग्री क्लाइमेट जोन्स देखने को मिल जाएंगे। पंजाब वाला रीजन का एक अलग क्रॉप वहां पे ग्रो करनी पॉसिबल है, बिहार यूपी वाले एरिया में कुछ अलग तरह की क्रॉप ग्रो करनी सही रहेगा, उड़ीसा के अंदर कुछ अलग तरह का टेम्परेचर और बाकी क्लाइमेट चीजें हैं, इसी तरह से साउथ इंडिया के अंदर थोड़े अलग तरह की चीजें होती हैं। तो हर एक रीजन के अंदर कैसी कैसी क्रॉप्स ग्रो करी जाती हैं, उसका हमारे पास एक स्टैंडर्ड अवेलेबल है, पर हमारे किसान उसको फॉलो नहीं करते। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि महाराष्ट्र के अंदर भी क्या होता है, कुछ एक रीजन है जैसे विदर्भ वाला रीजन, वहां पर बारिश तो कम होती है, वहां पे उतना पानी अवेलेबल ही नहीं है, पर वहां पे भी शुगर केन की खेती करने की कोशिश करी जाती है। तो दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जो चीज वहां पर ग्रो करने के लिए पॉसिबल नहीं है एज पर एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग, हम उसी को ग्रो करे जा रहे हैं। तो दिक्कत तो आएगी आएगी। जैसे पंजाब के अंदर क्या हो गया है, पंजाब के अंदर हमें यहाँ पे वाटर लेवल डाउन होता हुआ देखने को मिल जाएगा, जो आपका पानी का स्तर है वो नीचे जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। नीचे से हम पानी निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, कल को फ्यूचर में क्या होगा, किसी को इसकी सोच ही नहीं है। चाहे आपको मैंने जैसे आपको राइस का एग्जांपल दिया, मैंने आपको शुगर केन का एग्जांपल दिया, राइट? क्या वो उसके लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं भी या नहीं है? द आंसर इज नो, नहीं है अवेलेबल। जहां पर अवेलेबल थी वहां पर तो ग्रो करो, चलो ठीक है, पर बाकी जगह पर मत ग्रो करना ना। स्पेशली अगर मैं बात करूं आपकी ये जो वाटर गजलिंग क्रॉप या फिर आपकी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स में कई बार बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं कि किसान अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट कर देता है, पर उस एरिया के लिए वो चीज ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हुए। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपका एमएसपी जो हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखो एमएसपी को मैं डिस्कस करूंगा, ये इशू भी है, फायदा भी है किसानों के लिए, नो डाउट अबाउट इट। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, एमएसपी का मुद्दा। एमएसपी की वजह से कई बार आपकी मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाती है, ये एक कंसर्न रहता है। हालांकि एमएसपी के पॉजिटिव नेगेटिव मैं दोनों डिस्कस करूंगा, पर आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा था ना, यही जो पिछला पॉइंट ही था, आप नोटिस करो कि जैसे मैंने अभी बताया चावल के बारे में आपसे बात करी, कि चावल को भी वहां पे ग्रो किया जा रहा है जहां पर एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग उसको नहीं फेवर करती। ये क्यों हो पा रहा है? ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चावल के रिगार्डिंग एमएसपी अच्छा खासा मिलता है। इस वजह से देश भर में हमें क्या देखने को मिलती है, मोनोक्रॉपिंग देखने को मिल जाती है। देखो ये टर्म सारी आप ना नोट करते रहो, ये टर्म्स आप अपने आंसर में यूज करनी है। ये सारे जो हम बात करते हैं ना टेक्निकल टर्म्स, ये सारी टर्म्स हैं। एमएसपी, मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग का अर्थ क्या होता है, सिंगल क्रॉप, मोनो का मतलब सिंगल। तो मोनोक्रॉपिंग का अर्थ यहाँ पे ये हो गया कि आपके देश भर में रेदर देन सोचने का कि आप हम ऑयल सीड्स भी लगाएंगे, हम पल्सेस भी लगाएंगे और अलग अलग चीजें लगाएंगे, हम कुछ एक फसलें ही लगाए जा रहे हैं, चाहे चावल हो गया, आपका शुगर केन हो गया, वीट हो गया, इन्हीं की प्रोडक्शन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एमएसपी बायस्ड है। समझ पा रहे हो इस तरह की चीजें? और क्या मुद्दे हो सकते हैं इसके अलावा? देखो मैं और आपके साथ अगर मैं डिस्कस करूं तो आप नोटिस कर पाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक भी किसानों को फॉर्मल क्रेडिट का एक्सेस नहीं मिल पाया है। कोशिश है हमारी, पर कुछ एक जगह के ऊपर अभी भी फॉर्मल क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिल पाता। क्या मीनिंग है इस चीज का? देखो किसान को अपने खेत के अंदर बहुत सारी चीजें एज अ इनपुट डालनी पड़ती हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, आपके अच्छे सीड्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, उनके लिए चाहिए होता है पैसा। अब हमारे देश का किसान तो उतना सब किसानों के पास उतना सब कुछ अवेलेबल नहीं होता, तो उनको पैसों की जरूरत होती है ताकि ये सब इन्वेस्टमेंट या ये सब इनपुट्स वो अपनी जमीन के अंदर डाल पाए। उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में जब उनको बैंकिंग सेक्टर का अच्छे से एक्सेस नहीं मिलता, तो आसपास के जो मनी लेंडर्स होते हैं उनके ऊपर उनको डिपेंड करना पड़ता है, और कई बार उनका जो लोन है
वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट उनके ऊपर चार्ज किया जाता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक कंसर्न है। प्लस एट द सेम टाइम हमारे जो फर्टिलाइजर्स हो गया उनका या बाकी और इनपुट्स का भी कई बार ना हम क्या करते हैं, एक्सेसिव यूज करते हैं। मैं आपको हर चीज का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल आप लोगों ने ना अपने एग्जाम में लिख के आना है, तभी सामने वाले को पता लगेगा कि हाँ आपको रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन चीजों की पता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके यूरिया फर्टिलाइजर की, अब यूरिया फर्टिलाइजर अपने आप में कंपैरेटिवली, चाहे आपके डाइमोनियम फॉस्फेट हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटैश हो गया, उस तरह के फर्टिलाइजर से आपको सस्ता देखने को मिल जाता है, जिस वजह से आपके किसान जरूरत से ज्यादा कई बार यूरिया अपनी मिट्टी में डालते हैं। एक्चुअल में होता क्या है ना, कहा जाता है कि सॉइल जो होती है ना, वहां पर हमारा जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम, इसकी जो अच्छी रेशियो होनी चाहिए ना, वो 4:2:1 होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की ये वाली रेशियो है, तो आपकी मिट्टी के अंदर आपकी मिट्टी काफी आपकी फर्टाइल मानी जाती है। पर क्योंकि हम यूरिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एंड यूरिया में ज्यादातर परसेंटेज आपको नाइट्रोजन का देखने को मिलता है, इस वजह से जो नंबर है ना, ये नाइट्रोजन की तरफ बहुत ज्यादा बायस हो चुका है। काफी सारे एस्टिमेट कुछ ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में ये नंबर कुछ 8.5 रेशो 2.4 रेशो 1 इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि एक पोटेशियम के बदले आपके पास 4 नाइट्रोजन होने चाहिए थे, ये लगभग 8 गुना हो चुका है। तो ये क्लियरली क्या दिखाता है कि हमारी मिट्टी अब उतनी उपजाऊ नहीं रही। हमारे फर्टिलाइजर, हमारे पेस्टिसाइड, हमारे इंसेक्टिसाइड, इन चीजों का जब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है तो मिट्टी कई बार क्या हो जाती है, मिट्टी उतनी फर्टाइल नहीं रहती। पहले साल उनकी जो यील्ड होती है वो अच्छी होती है, पर समय के साथ साथ जो यील्ड होती है वो ड्रॉप करती रहती है। हमें लगता है कि यार इस बार फसल ने उतना या मिट्टी ने उतना हमें आउटपुट नहीं दिया, तो एक काम करते हैं और फर्टिलाइजर डालो, और पेस्टिसाइड डालो, और इंसेक्टिसाइड डालो। तो वो एक तरह के सर्कल बनता रहता है। हमें लगता है कि और डालेंगे ये सारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह, तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, पर वो आता नहीं है। तो दिक्कत ये होती है, हम जरूरत से ज्यादा उस चीज का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो ये एक अपने आप में कंसर्न देखने को मिल जाएगा। उसके साथ में ना अगर एक और मुद्दा आपको जो पता होना चाहिए, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। देखो हमारे देश में ज्यादातर एरियाज में आपको जानते हो जो मॉनसून देखने को मिलता है वो साउथ वेस्ट मॉनसून हमारा मेजरली कॉज करता है रेनफॉल को। कुछ एक एरियाज के अंदर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से भी रेनफॉल होती है, नो डाउट अबाउट इट, जो नॉर्थ ईस्टली चीजें होती हैं, बट मेजरली आपको साउथ वेस्ट मॉनसून से ही आपको मेजर पोर्शंस में आपको देखने को मिल जाता है जो रेनफॉल होती है। अब इंडिया में अगर हम बात करें ना, तो लगभग 50% जो आपका लैंड अंडर कल्टीवेशन है ना, ठीक है, अप्रोक्स 50% जो लैंड अंडर कल्टीवेशन है वो डिपेंडेंट है आपका मॉनसून के ऊपर। और ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ पर लेटेस्ट वाला जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, उसके द्वारा ऐसी ये चीज बात करी गई है। 2021-22 का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे उठा के पढ़ोगे, उसमें ये मुद्दा मेंशन किया गया है। ठीक है, अब इससे दिक्कत क्या आती है? देखो दिक्कत तो यही है कि भाई मॉनसून के ऊपर आप डिपेंडेंट हो गए हो। बारिश अच्छी हुई तो अच्छी फसल होगी, बारिश अच्छी नहीं हुई तो अच्छी फसल नहीं होगी, आपकी फसल खराब। जितना पैसा आपने लगाया था सारा का सारा खर्च गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और ऊपर से ना आप नोटिस कर रहे हो कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि आजकल जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, चाहे आप एल नीनो कह लो या ला नीना की फ्रीक्वेंसीज अपने आप में बढ़ती हुई देखने को मिली है। क्या मतलब हो इसका चीज का? इस चीज का मीनिंग ये है कि जब ना सूखा पड़ता है तो इतना सूखा पड़ता है कि कई कई टाइम तक बारिश ही नहीं होती, और जब बारिश होती है तो भाई इतनी ज्यादा बारिश होती है कि मत ही पूछो उस चीज का। तो बहुत ज्यादा बारिश होना भी अपने आप में फसलों के लिए गलत हो जाता है, एंड बिल्कुल बारिश ना होना भी अपने आप में गलत हो जाता है। तो जो क्लाइमेट चेंज का ना एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड आप लोग ना, चाहे जैसे आप लोग एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ते भी होंगे, आप एफएओ की लेटेस्ट रिपोर्ट्स आप पढ़ के देख लेना, जो आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसने क्लियरली ये चीज बोली हुई है कि आने वाले समय के अंदर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एग्रीकल्चर में शायद और दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज का बहुत ही मैसिव लेवल पे नेगेटिव इंपैक्ट इसके ऊपर आ रहा है। तो जरूरत क्या है ऐसे टाइम के ऊपर? हमारे पास अच्छी क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज ऑफ एग्रीकल्चर होनी चाहिए, क्रॉप्स की क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज होंगी तभी हम आने वाले फ्यूचर के अंदर अच्छा कर पाएंगे। तो ये भी एक इशू हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी देखो कुछ और छोटी मोटी समस्याएं और भी हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आपके बात करूं, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया,
इन सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो लैंड अंडर कल्टीवेशन है ना, लैंड अंडर कल्टीवेशन अपने आप में एक बहुत, मतलब ये कम हो रहा है। क्योंकि आप नोटिस करो, पहले जहां पे खेती होती थी, पहले यहाँ पे आप और चीजें करते थे, वहां पर अब आप इंडस्ट्रीज बना रहे हो, उनको आप हटाकर वहां पे आप किसी का घर बना रहे हो, अर्बन एरियाज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वहां पर ये दिक्कत भी आएगी, राइट। एक और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं ना, तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि लगभग 45% लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। 45% लोगों को आपका जो रोजगार है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक बात है, पर इनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो लगभग 17% के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 17%। तो व्हाट इज दिस शोइंग, ये दिखा रहा है कि भाई लोग तो बहुत ज्यादा हैं इन्वॉल्व यहां पर कहीं ना कहीं आउटपुट जो निकल के आ रहा है, जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने आप में काफी कम है। ये चीज क्या दिखाती है, ये दो चीजें दिखाती है। एक जो हम बात करते हैं ना देश में इनकम इनइक्वालिटी की, वो भी ये चीज हमें शो करती हुई देखने को मिली है। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले 30-40 सालों की, तो जो एग्रीकल्चर के अंदर लोग हैं वो थोड़े बहुत कम हुए, ज्यादा कम नहीं हुए जो लोग इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर के अंदर, पर जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन उनका होता है वो अपने आप में काफी तेजी से कम हुआ है। ये क्लियरली ये दिखाता है कि एग्रीकल्चर उतना ज्यादा आपको आउटपुट नहीं दे पा रहा। इसका एक कारण ये भी है कि एग्रीकल्चर के अंदर जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग छुपी हुई बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। हमने बेरोजगारी के अंदर ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर मान लीजिए किसी खेत के ऊपर हमें 3 लोगों की जरूरत थी, पर 3 लोग के अलावा 2-3 लोग और काम कर रहे हैं, किसी का दोस्त, किसी की वाइफ, किसी का बच्चा, वो भी काम कर रहा है, तो अगर वो ना भी काम करते तब भी उतना ही आउटपुट आता। तो हमें लग तो रहा है कि वो बाकी के 3 लोग काम कर रहे हैं, पर असल में काम पहले वाले 3 ही कर रहे थे, अलग वाले जो नए 3 लोग आए हैं ये काम नहीं कर रहे। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते थे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है, कि अगर नया बंदा ऐड भी हो रहा है उससे कहीं ना कहीं आउटपुट पे आपका इंपैक्ट नहीं आ रहा, राइट। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा ही मेजर कंसर्न हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी देखो इसके अलावा 1-2 पॉइंटर्स मैं और लिखवा देता हूं, बाकी हम आगे डिस्कस भी करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एमएसपी वाला मुद्दा तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ही लिया। अब आप लोगों को ना जो पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका भी कुछ एक पॉइंटर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, चाहे आपका स्टोरेज हो गया, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, यहां पर बहुत मैसिव लेवल के ऊपर हमें वेस्टेज देखने को मिल जाता है, राइट। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, हम लोग बात तो करते हैं अभी, जैसे मैंने एमएसपी की बात करी, यहां पे मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ एमएसपी की, यहां पे मैं बात कर रहा था। अब एमएसपी पे ये भी नुकसान है, एट द सेम टाइम अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो आपके देश के अंदर बस 6% फार्मर्स को ही एमएसपी का फायदा मिल पाता है। ठीक है, ये शांता कुमार कमेटी जी ने यहाँ पे ये चीज बताई हुई है हमें। अब आप नोटिस करो कि यार आप लोगों ने बात तो कर दी कि एमएसपी देंगे, एमएसपी देंगे, हालांकि उसमें भी कुछ इश्यूज आते हैं, पर अगर हम बात करें तो सिर्फ आपके जो बड़े किसान हैं या कुछ एक स्टेट्स के किसान हैं उनको ही एमएसपी का फायदा मिल रहा है। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही चिंता भरा चीज हमें देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ बेसिक आइडिया था जो हमें यहाँ पे समझा कि एग्रीकल्चर के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या आपके इश्यूज एग्रीकल्चर में देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली इसके अलावा भी इश्यूज हैं, नो डाउट अबाउट इट, पर वो एक इंडिविजुअल हम एक टॉपिक उठाते रहेंगे, वहां पर अलग अलग चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर भी ना आपका जो लैंड होल्डिंग वाला पॉइंट था, यहां पर भी हम बात कर सकते थे कैसे जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो यूज नहीं हो पाएगी, राइट। तो एक्चुअल में ना एग्रीकल्चर को भी ना आप कुछ एक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक तो लैंड वाली चीजें मैंने डिस्कस करी है आप लोगों के साथ कि लैंड एक मुद्दा था, चाहे वो लैंड होल्डिंग का साइज हो गया या फिर लैंड रिगार्डिंग जो पॉलिसीज आपकी सरकार की होती है, लैंड को लीज करना कितना आसान है कितना मुश्किल है, वो भी एक चीज डिपेंडेंट होती है कि आप किसी को अपनी जमीन दोगे या नहीं दोगे। इसके अलावा क्लाइमेट के ऊपर हम डिपेंडेंट बहुत ज्यादा रहते हैं, और इसमें सब कुछ आ गया, आपकी कितनी बारिश हो रही है, कितना टेम्परेचर कैसा है, कितना मॉइस्चर है, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सॉइल एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, किस तरह की मिट्टी वहां पे आपको देखने को मिल जाती है, क्या प्रॉपर आपके पास प्रॉपर टेरेन है या नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके चाय के लिए, आपकी कॉफी के लिए आपको हिल स्लोप चाहिए होती है, तो वो एक अपने आप में कंसर्न बन जाता है। बाकी इसके अलावा आपका टेक्नोलॉजी वाला फैक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी में सब कुछ आ जाएगा। जैसे मैं बात करूं आपके सीड्स की, अभी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आना, ये भी अपने आप में टेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है।
उसके अलावा आपके फर्टिलाइजर्स, आपके पेस्टिसाइड्स किस तरह के आते हैं, आपके जो क्रॉप्स की वैरायटीज होती हैं जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज हो गया, वो भी आपका टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था। आने वाले समय के अंदर हम ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, हम मोबाइल्स के माध्यम से किसानों को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। क्या ये चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है, तो ये आपका टेक्नोलॉजी का मुद्दा यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह से मेरे कहने का पॉइंट ये है कि अगर कुछ आपको एक बेसिक आइडिया होगा ना इन सब चीज़ों का, और जो मैंने आपको इश्यूज डिस्कस किए, ये वाले क्वेश्चंस में भी डायरेक्टली ना आए, पर इनडायरेक्टली आप किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर इनको एज अ इंट्रोडक्शन, कुछ एज अ पॉइंट, या फिर इन द कंक्लूजन आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। तो जो भी डेटा आपको मैं दे रहा हूं, जो भी आपको पॉइंटर्स दे रहा हूं, ये अपने आप में बहुत ही जो एग्रीकल्चर स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, प्लस आपको डेटा भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी ना आए, आप इनको इनडायरेक्टली अपने आंसर्स के अंदर डेफिनेटली आप यूज कर ही पाओगे, एंड उस बेसिस के ऊपर आपका अच्छा वैल्यूडेशन हो पाएगा, एंड आप अच्छे से मार्क्स भी लेकर आ पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे एग्रीकल्चर का, फिर एक एक टॉपिक हम यहाँ पे अब पिक करना स्टार्ट करते हैं।